न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में घटनास्थल से दूसरा चाकू बरामद। भारत ईरान विदेश मंत्रियों की हालिया बातचीत। 200 टोल ट्रिप की मिलेगी वैधता, बोले नितिन गडकरी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। राजा रघुवंशी हत्याकांड में घटनास्थल से दूसरा चाकू बरामद। शिलांग में राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे राज्य को झंझोर कर रख दिया है। इस मामले में अब राज्य सरकार की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई है। मंत्री लालू हैक ने मीडिया से जानकारी देते हुए कहा कि SIT विशेष जांच टीम ने घटनास्थल पर जाकर दूसरा चाकू बरामद किया है, जिससे मामले की कई कड़ियां जुड़ सकती है। मंत्री हैक ने कहा कि ये राज्य में हुआ पहला ऐसा सनसनीखेज मामला है और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि SIT बेहतरीन काम कर रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचाने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि हर सरकार की प्राथमिकता होती है कि उनका राज्य अपराध मुक्त हो और लोगों में सुरक्षा का विश्वास बना रहे। राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर जनता में रोष है और अब सभी की निगाहें इस जांच पर टिकी हुई है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ईरान विदेश मंत्रियों की हालिया बातचीत। हाल ही में दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत को लेकर भारत में ईरानी मिशन के उप प्रमुख मोहम्मद जावेद हुसैनी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल द्वारा सैन्य हमलों के बाद ईरान में भारत जैसे मित्र देशों से इन आक्रमणों की कड़ी निंदा की उम्मीद की है। हुसैनी ने कहा, ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्पष्ट उल्लंघन है। किसी भी देश को बिना ठोस सबूत के दूसरे देश पर हमला करने का अधिकार नहीं है। इजराइल ने ये साबित नहीं किया कि उन्हें कोई अन्नास खतरा है। भारत ने परंपरा रूप से क्षेत्रीय स्थिरता और शांति पर जोर दिया है और इस संघर्ष में एक तटस्थ और संतुलित भूमिका निभाई है। ईरान की उम्मीद है कि भारत अपनी कूटनीतिक ताकत का उपयोग कर इस तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने में मदद करेगा। इस बातचीत के बीच भारत की भूमिका क्षेत्रीय कूटनीति और शांति स्थापित करने में अहम बनी हुई है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 200 टोल ट्रिप की मिलेगी वैधता, बोले नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक नई फास्टैग वार्षिक पास योजना की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को टोल टैक्स का बोझ काफी कम हो जाएगा। गडकरी ने बताया कि पहले यात्रियों को साल भर में 10,000 रुपए तक का टोल चुकाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार की नई योजना के तहत सिर्फ 3,000 रुपए में 200 ट्रिप यानी 200 टोल क्रॉसिंग की सुविधा मिलेगी। हर टोल क्रॉसिंग के एक ट्रिप माना जाएगा, चाहे वे वन वे हो या रिटर्न। इस हिसाब से हर क्रॉसिंग की लागत महज 15 रुपए पड़ेगी। गडकरी के मुताबिक इससे प्रति साल करीब 7,000 रुपए की बचत होगी और टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत कम होगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। ये योजना खासतौर पर रेगुलर ट्रैवल्स जैसे ऑफिस, स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। सरकार का मकसद यात्रियों को सस्ती, तेज और स्मार्ट टोल व्यवस्था देना है और ये योजना उसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपए में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपए पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, तो ये केवल 15 रुपए हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपए भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपए में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपए की बचत होगी।
और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इससे काफी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। राज लीला गिल अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कंचन कुमारी की हत्या में पंजाब ही नहीं पूरे देश को झंझोर दिया है। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लीला गिल ने कहा कि ये घटना कानून व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है और दर्शाती है कि समाज में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कितनी जरूरी हो गई है। गिल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिख रही है ताकि उन ऑनलाइन साइट्स और प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया जाए जो समाज में जहर घोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं या गलत मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल माध्यम से महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और ट्रोलिंग को कठोर साइबर कानून और प्रभावी कार्यवाही से ही रोका जा सकता है। देखिए, पहले मैं मुद्दे की बात करती हूँ कि जो कुछ भी इन्फ्लुएंसर अभी इस टाइम पे कर रही है और जिस तरह से गंदगी हमारे समाज में इस कंटेंट से फैल रही है, हमारे देखिए जो बच्चे जो हैं ये इनके ऊपर कैसा असर पड़ रहा है। आजकल मोबाइल 5 साल के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जो देखते हैं उस चीज़ को। क्या हम इस कंटेंट को अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख सकते हैं या बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं? अगर नहीं तो ये चीज़ जो है ये हमारे समाज के लिए ही बहुत खतरनाक है। जहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर का मर्डर हुआ है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं। कोई भी कानून आपको इजाज़त नहीं देता कि कानून अपने हाथ में लिया जाए। जो कार्रवाई बनती है कानून के हिसाब से वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, वो ज़रूर करेगा। लेकिन जहाँ तक ये साइट्स की बात है कि इन्फ्लुएंसर जो काम कर रहे हैं इसी टाइम पे, ये साइट्स बंद होनी चाहिए। हमारे पास बहुत साइट्स पहले भी बंद हुई हैं, पोर्नोग्राफिक साइट्स बंद हुई हैं, हमारे पास हथियार दिखाने के लिए साइट्स बंद हुई हैं, ड्रग्स दिखाने के लिए बंद हुई हैं। इसी तरह से हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज भी हैं इस चीज़ के लिए। हमारे पास BNS 94 है, 92 है, 67 है, 67A है, 67E है। इसके से लेकिन कितने अकाउंट बंद होंगे? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर पेड़ की शाखा काट दे तो उससे जो है वो पेड़ खत्म नहीं होगा। एक शाखा काटेंगे तो 20 शाखा आएंगी। इसकी जड़ से इसको ख़त्म करना होगा। मैं लीगली एडवाइस लेके लेटर लिख रही हूँ और मैं ये लेटर जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब और CM साहब और गवर्नर साहब, इनको मैं जो है लेटर लिखूंगी और हो सके अपील करूंगी कि अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिलती है मैं पर्सनली जाके इनसे बात कर सकूं, बेनती कर सकूं, अपील कर सकूं कि ऐसी साइट्स बंद होनी चाहिए जो कि हमारे समाज को बर्बाद कर रही हैं। मिस्टर मजीद, आपत्तिजनक फोटोज रिलीज की हैं ट्विटर पे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी वो जांच का विषय है कि आजकल सब बात ये करते हैं कि जो AI जनरेटेड चीज़ें हैं ये बहुत ही डेंजरस है। आपको पता ही नहीं लगता कि ये रियल है कि ये जनरेटेड है। तो डेफिनेटली ये साइबर का मामला है, इसको आप आने दीजिए आगे, इसकी रिपोर्ट आने दीजिए आगे। और जहाँ तक है कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा के आप उसका फ़ायदा किसी चीज़ का, चाहे कोई भी है वो, चाहे किसी ने भी कुछ किया हो, उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए इस तरह से। लेकिन फिर मैं वही करूँगी, जांच का विषय उसको होना चाहिए पहले। अभी एक लास्ट सवाल है, देखो, मेरे को कभी किसी ने कुछ अप्रोच नहीं किया है और वो अप्रोच मुझे लगता है कि करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो क्या कंटेंट डाल रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस जो है कितने घर में जाके बैठ जाएगी, कितने इन्फ्लुएंसर को जाके बैठ जाएगी। पुलिस का काम यही नहीं है कि वो सबके घरों में जाके बैठ जाएं, सिक्योरिटी दे दें, लेकिन वो बड़े आराम से अपना कंटेंट बनाते रहे और डालते रहे। दिस इज नॉट करेक्ट एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मयूरभंज में आदिवासी शक्ति सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इस अवसर को जनसंवाद और विकास समीक्षा से जोड़ते हुए राज्य सरकार ने 8 जून से 23 जून तक हर जिले और हर क्षेत्र में बौद्धिक सम्मेलनों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में मयूरभंज जिले में आयोजित हुआ आदिवासी शक्ति सम्मेलन कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री मांझी ने आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र के अनुसार हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आदिवासी समुदाय ने न सिर्फ जुड़े बल्कि समाज में सबसे आगे भी आए। सरकार की योजना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संस्कृति के क्षेत्र में आदिवासियों को विशेष प्राथमिकता दी जाए ताकि सांस्कृतिक समावेश और सामाजिक समानता को मजबूती मिले। ओडिशा में राज्य सरकार को 1 साल कंप्लीट हुआ और 1 साल कंप्लीट होने के नाते हमने 1 साल के लिए 1 साल का पूर्ति पालन करने जा रहे हैं और इसी आधार पर 8 जून से लेकर और 23 जून तक हर जिले में, हर क्षेत्रों में हमारा समावेश और इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस और सब हो रहा है। इसी आधार पर आज मयूरभंज जिला की बारीपदा शहर में हमने आदिवासी शक्ति समावेश आज हमने वहाँ समावेश किए थे और इसी आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी आधार पर हमने समाज में जो दलित हो, जो वंचित हो, जो आदिवासी हो, उनको कैसे समाज का मुख्य स्रोतों में शामिल किया जाए, इसी आधार पर आज प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में देश में और राज्य में भी डबल इंजन सरकार के नाते हमने आदिवासी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे केंद्र का जो योजना PM जनमन और उनके साथ साथ धरती आबा जनजाति उत्कर्ष ग्राम और मुख्यमंत्री उड़ीसा प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जीवन जीविका मिशन के साथ आदिवासी के लिए कोई सारी योजना और उनका जैसे जीवन जीविका साथ उनका बच्चों लोगों को कैसे पढ़ाई हो, इसके लिए उनका ड्रॉप आउट कैसे ना हो, इसी आधार पर हमने भी शहीद माधव सिंह हाथ खर्च पांठी योजना, इसी आधार पर हमने हर छात्र छात्री को 5,000 रुपया उनको देते हैं क्योंकि वो ड्रॉप आउट कैसे ना हो। इसी आधार पर हमने निरंतर सामग्रिक विकास के लिए और समाज में उनका एक बहुत बड़ा योगदान और मुख्य स्रोतों में शामिल हो, इसी आधार पर हमने आज वो आदिवासी समाज को संदेश देने के लिए आदिवासी शक्ति समावेश हमने वहाँ आज प्रकट किए हैं और कार्यक्रम किए हैं। निश्चित रूप से सारी लोग आए थे, सारी बातों को सुने और अगले दिन में भी उनके लिए हम निश्चित रूप से समाज का मुख्य स्रोतों में शामिल होने के लिए निरंतर रूप से हम काम करेंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गडकरी का फैसला ऐतिहासिक और स्वागत योग्य, बोले अनिल विज। हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने इस योजना की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह फैसला ऐतिहासिक है। इससे निजी वाहन चालकों को न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि पेट्रोल और डीजल की बर्बादी भी रुकेगी। गौरतलब है कि नई योजना के तहत महज 3,000 में सालाना 200 टोल क्रॉसिंग की सुविधा दी जा रही है, जिससे प्रति टोल क्रॉसिंग का खर्च औसतन 15 रुपए रह जाएगा। अनिल विज ने इस आम लोगों को राहत देने वाला कदम बताया और कहा कि ये योजना देश की टोल व्यवस्था को स्मार्ट, तेज और पारदर्शी बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा क्योंकि टोल प्लाजा पर वाहनों की रुकावट से होने वाले ईंधन अपव्यय अब घटेगा। देखिए, बहुत ही ये ऐतिहासिक फैसला किया है नितिन गडकरी जी ने। इससे जो वाहन मालिक है, निजी वाहन मालिक, क्योंकि व्यवसायिक में नहीं है ये, उनको तो बार बार हर टोल पे खड़ा होना पड़ता था, समय खराब होता था, तेल खराब होता था, डीजल पेट्रोल खराब होता था और कई बार तो
हमने देखा कि झगड़े भी हो जाते थे, उन सब से उनको राहत मिलेगी और वित्तीय तौर पर भी उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो बार बार जाते थे और वो अपना टोल देते थे तो उसका ज्यादा पड़ता था। अब ये 13,000 में एक टैग बना दिया, 200 बार आप जा सकते हो राष्ट्रीय किसी भी राजमार्ग पर। सबसे बड़ी बात है कि सभी राजमार्ग, सारे राजमार्गों पर, अब कहीं पर कुछ था, कहीं पर कुछ था, अब एक ही पाथ से अब सब पर जा सकते हैं। बहुत स्वागत योग्य है, मैं स्वागत करता हूं इसका। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शैक्षणिक योजना की शुरुआत। दिल्ली में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और स्कूल शिक्षा विभाग ने मिलकर एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जो पहले NGO के माध्यम से अनौपचारिक रूप से संचालित होती थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी बच्चों को शिक्षा की समान पहुंच देने को जो वादा किया गया था, उसे पूरा करने की दिशा में ये एक ठोस प्रयास है। अब NCER दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम और पुस्तक तैयार करेगा, वही NIOS उनके परीक्षाएं आयोजित करेगा। ये पूरी प्रक्रिया अब सुनियोजित और संस्थागत रूप से संचालित की जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये कदम उन लाखों बच्चों के लिए अवसरों के नए दरवाजे खोलेगा जो अब तक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से वंचित रह जाते थे। आज भारत सरकार की 2 विभाग, सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण और स्कूली शिक्षा विभाग, दोनों मिलके सामाजिक न्याय विभाग की ओर से चलने वाले एक महत्वपूर्ण स्कीम, जो दिव्यांग बच्चों की प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए उनकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था अभी तक एक इनफॉर्मली चलता था। NGOs उसको अपने दक्षता, अपना समझ से उसको चलाते थे, विभाग की कुछ गाइडलाइन होती थी। लेकिन एक स्टेप उसको आगे बढ़ते हुए जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये कमिटमेंट किए हैं, हम देश की सभी बच्चों को एजुकेशन की एक्सेस देंगे, एजुकेशन की इक्वालिटी देंगे, समानता देंगे और पहुंच देंगे। शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय विभाग मिलकर शिक्षा विभाग की NIOS जो ओपन स्कूल है और NCERT जो कैरिकुलम और टेक्स्ट बुक बनाते हैं, तीनों की आज एक समझौता हुई। अभी जो विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, लगभग 300 NGO के माध्यम से 30,000 बच्चों को देखभाल कर रही है, उनकी दायित्व लिया है। वो निर्दिष्ट रूप में किस प्रकार की विषयों को पढ़े, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए क्या विषय लिया जा सकता है और उनकी परीक्षा के मानक क्या हो। जो NIOS कैरिकुलम NCERT बनाएगी, टेक्स्ट बुक NCERT बनाएगी और उसकी परीक्षा NIOS लेगी, जिसके कारण बच्चों को अपना ग्रोथ में मदद होगी। ये बच्चे, दिव्यांग बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। अभी हमारे कुछ अनुभव जो हमने अभी देखा, जो दृष्टिबाधित एक बच्ची CBSE की परीक्षा में, 12वीं की परीक्षा में इस बार 90% से ज्यादा नंबर लाई है। जाने का उदाहरण देश भर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब 2016 में नई नीति आई, 21 विषय को दिव्यांग की पॉलिसी में जोड़ा गया। उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार को आगे बढ़ाते हुए मैं मानता हूं आज के कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण संवेदनशील कार्यक्रम है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास और सबके लिए प्रयास की प्रतिफलन है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा में अगले 3 दिन अच्छी बारिश की संभावना। ओडिशा में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भुवनेश्वर स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की निदेशक डॉक्टर मनोरमा मोहिंती ने बताया कि बीते 24 घंटे में राज्य के 8 से 9 इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। डॉक्टर मोहिंती ने बताया कि गंगेय पश्चिम बंगाल की बना कम दबाव का क्षेत्र इस बारिश का प्रमुख कारण है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटे में ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि 19 जून को सुंदरगढ़
झारसुगुड़ा और संभलपुर जिलों में भी भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इससे स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ममता बनर्जी ने संविधान हत्या दिवस पर जताई कड़ी आपत्ति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। हावड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की केंद्र की घोषणा को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। ममता बनर्जी ने कहा, संविधान हमारे अधिकारों का आधार है, ये लोकतंत्र की जननी है, इसे संविधान हत्या कहना सरकार अनुचित है। अगर आपातकाल की आलोचना करनी है तो उसे आपातकाल हत्या दिवस कहा जा सकता था, लेकिन संविधान हत्या दिवस कहना संविधान की ही अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आज भारत में वास्तव में लोकतंत्र बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर दिन मौलिक अधिकारों की हत्या हो रही है, राज्य की आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो जा रही है और जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इस विचार की पूरी तरह निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया है। कारण এটা নাকি এমার্জেন্সি 50 বছর, যদি ওটা 2024-এ হয়ে গেছে, কারণ 25-এ যদি হয়ে থাকে তাহলে 24-এ 50 হয়ে যায়, 25-এ ওটা প্লাস হয়ে যায়। এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কতগুলো আছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে সংবিধান হত্যা এই কথাটার মধ্যে আমার আপত্তি আছে। Murder of our respected constitution, which is the foundation, which is the pillar of our democratic system, and which is the pillar of our rights and everything for our motherland. How can they say the murder of constitution? সংবিধান হত্যা দিবস কথাটা বলা আমার আপত্তি আছে। এই চিঠিটা সিএস এর কাছে এসছে এবং সেই জন্য চিঠিতে লেখা আছে 25শে জুন সব জায়গায় পালন করতে হবে। এবং কি পালন করতে হবে? আমরা বলি না, মাদার অফ থিপস সাউথস মোস্ট, চোর কি মাই জোরসে বলে। বলছে সেই সময় ফান্ডামেন্টাল রাইটস ওয়ার ব্রিচড, প্রেস সাইলেন্সড, আন্ডার স্ট্রিক্ট censorship, thousands of political leaders, journalists and civil society members were imprisoned. এটা আমরা সবাই জানি। এমার্জেন্সি, আমিও তখন কংগ্রেস করতাম, বাট আমরা ছাত্র রাজনীতি করতাম, কিন্তু এমার্জেন্সিটা দেশের মানুষ মেনে নেননি। কিন্তু যাই হোক, সেখানে এমার্জেন্সি হত্যা দিবস করতে পারত, সেটা না করে সংবিধান হত্যা দিবস করছে, এটা আমার আপত্তি আছে। আই টোটালি কন্ডেম দিস আইডিয়া। বলছি রিনিউড কমিটমেন্ট টু ডেমোক্রেটিক ভ্যালুজ অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল মোরালিটি। হোয়াট ইজ দ্য মোরালিটি? দে আর আস্কিং দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, বাংলা আমি বলছি পরে, মোর পাওয়ার টু ডেমোক্রেসি, ইন্ডিয়া মাদার অফ ডেমোক্রেসি, লং লিভ ডেমোক্রেসি। এবং সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে ওরা একটা ফিল্ম দেখাবে। আমার কথা হচ্ছে, আজকে কি ডেমোক্রেসি ভারতবর্ষে আছে? তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন তো একটা করে গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন হতে পারে। প্রতিদিন তারা গণতন্ত্রকে হত্যা করছে, প্রতিদিন ফান্ডামেন্টাল রাইটস অফ দ্য পিপুল কাটছে। দে বুলডোজ দ্য স্টেট ইকোনমি and all state government the fundamental rights also. If emergency you are saying more power to democracy, are you giving more power to democracy? আপনারা দিচ্ছেন? আপনাদের ভাষা, আপনাদের কথা, রোজ সংবিধান বদলাচ্ছেন আর নিজেদের পরিকল্পিত নকল একটা ধর্ম মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে আপনারা আপনাদের নিজেদের এজেন্ডা, आप लोग का अपना एजेंडा
लोगों का ऊपर आप दे रहा है और हॉट स्टेट में बंगाल के लिए आप झूठा बात कहते हैं, जुमला सरकार गंदा बात कहते हैं। हॉट स्टेट का डेमोक्रेसी आप तोड़ दिया। आप पार्लियामेंट जो इंडियन पार्लियामेंट में जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था वो पार्लियामेंट भी आप छीन लिया, नया बनाया आपका मुताबिक, নতুন বানিয়েছেন। মনে হয়নি ওটা হেরিটেজ ছিল, ওটা ভাঙা। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण गोवा के वन क्षेत्र में बेंगलुरु महिला की हत्या। दक्षिण गोवा वन क्षेत्र में 16 जून को एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक टिमक सिंह वर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ये हत्या का मामला है। पुलिस ने मौके पर मिले सबूतों के आधार पर एक संदिग्ध स्थान चिन्हित किया और कर्नाटक पुलिस की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने पूरी घटना का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि मृतक महिला और आरोपी कई वर्षों से एक रिश्ते में थे, जिसमें आपसी मनमुटाव के कारण विवाद चलता रहा था। हत्या के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था। मामले की जांच जारी है और पुलिस जल्द ही आरोपी को कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। देखिए 16 तारीख को सुबह 9:30-10 के आसपास हमें कॉल आया कि एक अनआइडेंटिफाइड लड़की की डेड बॉडी थोड़े से सेक्लूडेड फॉरेस्टेड एरिया में मिली है। तो फर्दर जैसे ही हमारी टीम वहां पहुंची, ये क्लियर कट मर्डर का केस था, तो हमने इमीडिएटली एक मर्डर का केस रजिस्टर किया। उसके बाद जो क्लूज हमें वहां उस बॉडी के आसपास मिले, उसके आधार पर हमने एक लोकेशन को नैरो डाउन किया। पता चला कि वो लड़की एक लड़के के साथ गोवा आई थी। उस लड़के को विद द हेल्प ऑफ कर्नाटका पुलिस हमने उसको कर्नाटका में डिटेन करवाया और इमीडिएटली हमने अपनी टीम को डिस्पैच किया। जो टीम उसको विद इन 24 घंटे के अंदर उसको यहाँ लेकर आई। उसके बाद जब उसका इंटेरोगेशन किया गया तब उसका लड़की की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हुई और पूरा का पूरा जो इसके पीछे कहानी थी वो सामने आई। जो लड़का था वो और ये लड़की दोनों विक्टिम एंड अक्यूज, दे वर इन अ रिलेशनशिप फॉर मेनी इयर्स। दे वर एक्चुअली नोन टू ईच अदर सिंस स्कूल डेज एंड इन दोनों के बीच में कुछ पर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से ये लड़के ने उस लड़की को मारा। और वो उसके बाद फिर वो यहाँ कर्नाटका से गोवा आए और जैसे ही उसने उस लड़की का मर्डर किया उसके बाद वो यहाँ से कर्नाटका जा रहा था, तभी हमने उसको पकड़वाया और फिर हमारी टीम ने उसको पकड़ के अरेस्ट किया। सर, अक्यूज तक गोवा पुलिस कैसे पहुंची? जो डेड बॉडी लड़की की हमें मिली थी उसके पास एक क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस जो मिला हमें, एक बस टिकट थी, जिसके बेसिस पर जब हमने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया उससे हमें उसके फर्दर क्लूज मिलते गए और फाइनली हमने उसको पकड़ पाया। सर, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे और ये घटना कब की है? ये जो है अक्यूज्ड और विक्टिम दोनों कर्नाटका से गोवा घूमने आ रहे थे और फर्दर ये 15 तारीख की संडे की बात है जब वो शाम के टाइम में वहाँ उस एरिया में उतरे। उसके बाद वहाँ लड़के ने विक्टिम का मर्डर किया और उसके बाद वो उसी दिन कर्नाटका निकल गया और हमें कॉल आया था सुबह 16 तारीख को। तो ये कहाँ होटल में रुके थे क्या नहीं तो गेस्ट हाउस में? ये कहीं नहीं रुके हुए थे, ये सीधा बस से आ रहे थे। बस से आए और जहाँ लोकेशन थी जहाँ उसने मर्डर किया वहीं वो उतरे। उसके बाद वो लड़का सीधा कर्नाटका से। अभी ये लोग कहाँ पोंडा साइड में क्यों गए थे? इनका प्लान था जो हमें अभी इंटेरोगेशन में और जो वैसे पता चला, इनका प्लान था नॉर्थ गोवा में घूमने का। इनकी कहीं फर्दर अभी बुकिंग्स वगैरह अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं और ये रास्ते में ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल करते करते में ये इन्होंने बस वालों को बोला रुकने के लिए, वो उतरे और वहाँ फिर वो कारनामे को अंजाम देकर फिर वहाँ से वो बैग सब लेके उतरे थे बस जी। और ये किसके लिए क्या मोटो था, कुछ उससे कुछ पता हुआ था? इनके बीच में पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से इस लड़के को किसी तरीके से गुस्सा आया और उसने फिर बाद में लड़की को। अक्यूज का नाम क्या है? अक्यूज का नाम केविन, संजय केविन है। क्या करते थे? लड़का जो है वो अनएम्प्लॉयड था। तो लड़की जो विक्टिम है वो एक स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ का काम करती थी।
बट गोवा पुलिस कितना सीरियसली लिया कि दिस टाइप ऑफ मर्डर केस देख के बाद में टूरिस्ट भी था और गोवा पुलिस को 24 आवर्स में अरेस्ट किया, ऐसा बोलते? देखिए, हमारे लिए हर ऑफेंस सीरियस होता है और इस केस में हमने वेट नहीं किया। हमने इमीडिएटली जैसे ही देखा बॉडी की सिचुएशन को, हमने इमीडिएटली मर्डर का केस रजिस्टर किया और मल्टीपल टीम्स बनाई और जितने पॉसिबल क्लूज हो सकते थे हमने उनको देखा और उनको एनालाइज किया। उसके बाद हमने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के तहत कर्नाटका पुलिस से भी सहायता ली। तो वी आर एक्चुअली थैंकफुल टू कर्नाटका पुलिस एज वेल, जिसने हमें इसमें काफ़ी क्रूशल सपोर्ट किया। तो जिसके बेसिस पर ये फाइनली हमने अक्यूज को पकड़ पाया और बाकी की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश की एंड वी आर रियली थैंकफुल। सर, विक्टिम को मर्डर किया था ना, वो कैसे मारा था? कुछ उसका थ्रोट जो है वो स्लिट करके उसको मारा गया था। ओके, और कुछ डैमेज किया था? अभी उसका पोस्टमार्टम होगा, बाकी की चीजें उसमें पता चलेंगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीके शिव कुमार ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने केंद्र सरकार पर स्पष्ट रूप से राजनीतिक भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका खड़गे को अमेरिका यात्रा के लिए मंजूरी नहीं दी गई थी, जबकि भाजपा के एक मंत्री को उसी कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति मिली। डीके शिव कुमार ने अपनी ही पुरानी कहानी बताते हुए कहा, जब मैं बिजली मंत्री था तब भी मुझे विदेश विभाग से अक्सर मंजूरी नहीं मिलती थी। एक बार तो मुझे भी महत्वपूर्ण सम्मेलन छोड़ना पड़ा था। उन्होंने इस रवैये को केंद्र सरकार की स्पष्ट राजनीतिक पसंददारी और भेदभाव वाला एजेंडा बताया है। MHS what they do, even when I was a power minister earlier also, in many times they did not give my external affairs department did not clear me. Recently also I was supposed to go outside for some conference last year. For me also did not clear. That is the attitude of our central government. In the same program they allowed the BJP minister to participate. Some program connected to Bangalore City Corporation, the mayor and the ministers. So they cleared them and they did not clear us. But it is their political agenda. I don't want to comment on that. Anyway, people coming to Bangalore, people coming to do business in Bangalore all over the world, no one can stop. You see, I think in the Global Investors Meet, what Rajnath Singh and Piyush Goyal said. They also said that the Bangalore is so much important in the country and the world is looking India through Bangalore. This is what even Vajpayee also said when he came for the laying foundation of our Bangalore International Airport. So I think the Delhi government also will think over it. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बनक चरेला परियोजना पर भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी का बयान। भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी ने बचक रेला परियोजना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव है और केंद्र को अब तक कोई बड़ा दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। धर्मपुरी ने कहा कि केंद्र CWC के निर्देशों और गोदावरी नदी बोर्ड के नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बीच इस परियोजना को लेकर अभी तक कोई पत्राचार नहीं हुआ है। भाजपा सांसद ने उत्तम कुमारी रेड्डी द्वारा बुलाई गई बैठकों को केवल दिखावा करार दिया और कहा कि उन्होंने तेलंगाना की वास्तविक मांगों को कोई ज्ञान नहीं है। धर्मपुरी ने ये भी कहा कि तेलंगाना में निर्णय के पीछे KCR का निर्देश है। अगर तेलंगाना को और पानी की जरूरत पड़ती तो यहाँ सवाल बना रहेगा कि राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। Banakacherla project, it is Andhra Pradesh government's proposal. Center has not received any major documentation yet. So center will, according to me, center will go as per the CWC guidelines and Godavari and river boards, which were based upon AP Reorganization Act. So, until date, there is no communication between Telangana CM and Andhra CM. Both of them were from same party. Revant claims to be a student of CBN College, Chandrababu Naidu's college. He himself claims to be. So who is stopping them to meet?
Have you exchanged any? Is there any correspondence between both states? There is no correspondence. This is a sheer eyewash meeting which Uttam Kumar Reddy has called. He spoke to me on phone yesterday. I asked him how much more water does Telangana require? He has no clue. How many TMC would you want to stop before the rivers flow into Andhra Pradesh? He has no clue. I asked him, in case you want to serve some XTMC amount of water, where are you planning any projects if you are planning any? So there is no answer. Where will you get finances from? Your Chief Minister says he has no fund to run the government, basic salaries, there is no fund. I asked Uttam Kumar Reddy, there is no answer. He has no idea what Telangana wants and how Telangana will move forward if there is any further requirement of water. He has no clue. And he has called for a meeting. This is just a sham, just before local body elections. And we also have input from our sources that Uttam Kumar Reddy is acting as per the direction of KCR. And KCR himself has agreed for this project when he was the Chief Minister. He and Jagan had a meeting together and both of them agreed. Both of them advised their respective Chief Secretaries also to go as per the CWC guidelines and Godavari and Krishna boards. So that will, see, there are certain guidelines in this country. CWC has some guidelines. Both the river boards have certain guidelines. So things will move forward if they are moving forward according to guidelines. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रवनीत सिंह ने पीएम मोदी ट्रंप टेलीकॉन्फ्रेंस पर दिया बयान। लुधियाना से केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीकॉन्फ्रेंस पर चर्चा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरू से ही स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान ने भारतीय डीजीएमओ को बुलाकर संघर्ष विराम की पहल की थी। पाकिस्तान ने भी माना कि वे इस संघर्ष को जारी नहीं रख सकता। इसके साथ ही सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत ने कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, न अब करेगा और न भविष्य में करेगा। जो बात लगातार हम कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा था, लेकिन हम सरकार ये कह रही थी भी बिल्कुल भी पाकिस्तान को ठोका है, ठोका है, ठोका है। और वो घुटनों के बल आके उसने खुद टेलीफोन किया हमारे आर्मी के ऑफिसर को, डीजीएम को उन्होंने टेलीफोन किया और फिर ये लड़ाई बंद हुई। उन्होंने कहा भी अब हमारे से इससे ज़्यादा लड़ नहीं होगा, हम घुटने टेकते हैं, आप बंद करो। वही बात के बड़ी क्लैरिटी से जो ट्रंप साहब से उन्होंने आमने सामने बात की है, जो 35 मिनट बात हुई है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है भाई कोई भी ऐसी बात ना है, ना आगे आनी चाहिए। भाई किसी ने, कोई सरपंच कह रहा है उसको, कोई प्रेसिडेंट कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भी उसकी इंटरवीन से ये लड़ाई रुकी है। पर ये क्लियर हो गया है, प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है भी बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान और हमारे देश भारत की बात हुई है और पाकिस्तान घुटनों के बल जितनी देर नहीं आया उतनी देर कोई वार्ता नहीं हुई। जब उसने कहा भी अब माफ़ी दे दो, हमारे से गलती हो गई, उस वक्त ये ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी के बिहार दौरे की तैयारियां जोरों पर। डीजीपी विनय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे की तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सभी स्तरों पर पूरी तैयारी की जा रही है, प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जा रहा है और जहां भी कमियां मिली है उन्हें सुधारने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। विनय कुमार ने कहा कि काम तेजी से चल रहा है और विभिन्न विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं ताकि दौरा सफल हो। की तैयारियां की जा रही हैं। 2 बार उच्च स्तरीय भ्रमण भी हुआ है। कल भी आदरणीय मुख्य सचिव और मैं स्वयं ऑनरेबल डिप्टी सीएम का भ्रमण हुआ है। वहाँ पे काफ़ी विस्तार से समीक्षा की गई है, एक एक बिंदु को देखा गया है और जहाँ कहीं कोई त्रुटियाँ पाई गई उन सब के निराकरण के लिए युद्ध स्तर पर निर्देश दिया गया है और उन सभी बिंदुओं पर
आज सुबह में भी हम लोगों ने समीक्षा की है वहाँ बात करके, तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और बहुत सारे जो विभाग हैं वो सभी अपना अपना जो उनके उत्तरदायित्व का क्षेत्र है उस क्षेत्र में सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। पीएचडी अपना काम कर रही है, आरडब्ल्यूडी आरसीडी अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। क्या कोई रेड अलर्ट भी किया गया है? क्योंकि ऑपरेशन वो तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जितने भी कार्रवाइयाँ अपेक्षित है वो सभी कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे क्या कहेंगे? लगातार जो भी सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं लगातार? तो इसके लिए हम विस्तार से प्रेस ब्रीफिंग अभी 1-2 दिन पहले किया था, उसमें मैंने सभी बिंदुओं पर काफ़ी विस्तार से बात की थी, इसलिए फिर उस बिंदु पर मैं जस्ट 2 दिन के अंतर्गत में बोलना उचित नहीं समझता हूँ। थैंक यू। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का क्रोएशिया में स्वागत। क्रोएशिया के जाग्रेब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक होटल में आगमन हुआ, जहां भारतीय प्रवासियों ने उनका दिल से स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री को देखकर अपनी खुशी जाहिर की और इस मुलाकात ने दोनों देशों के बीच बातचीत, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूत किया। ये स्वागत प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे के दौरान भारतीयों के लिए एक विशेष पल था, जिससे भारतीय पहचान और गौरव को विश्व स्तर पर उजागर किया गया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सयोरावृणीमहे गातु यज्ञाय गातु यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी 20 जून को ओडिशा दौरे पर। ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन समन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को दोपहर 3:40 बजे ओडिशा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य रोड शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसी के साथ ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें ओडिशा की विविधता और समृद्ध विरासत की झलक दिखेगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे दौरान ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट 2036 का अनावरण करेंगे, जो राज्य के विकास की दिशा और लक्ष्यों को दर्शाता है। इसके अलावा राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मनमोहन सामल ने इसे एक भव्य और यादगार जश्न बताया है। दोपहर को 3:40 में वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इनका जो प्रोग्राम है रोड, इनको भव्य स्वागत संबर्धना, वहाँ तिरंगा झंडा से इनको स्वागत किया जाएगा। फिर वो एयरपोर्ट से इनको रोड शो में हम लाएंगे और व्यापक स्वागत संबर्धना वो दिन कार्यक्रम है हमारा।
और इसमें जो उड़ीसा अस्मिता को लेके कुछ हमारा जो कल्चरल और स्टेट गवर्नमेंट का और उड़ीसा का प्रांत से कर्नल से जो आएंगे वो इनको स्वागत संबर्धना करेंगे। और जनता मैदान में ये कार्यक्रम होगा। 2036 का जो विजन डॉक्यूमेंट वो लोकार्पण होगा। सोशल सामाजिक लखपति दीदी, हमारा जो आयुष्मान योजना, इनका भी लोग को देंगे, सिंबलिक देंगे। उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम भी वहाँ है और इनका उद्बोधन रहेगा। और 2036 का विजन डॉक्यूमेंट ये होगा। उड़ीसा का समग्र कैसा विकास होगा, ये विकसित उड़ीसा कैसा बनेगा, समृद्ध उड़ीसा कैसा बनेगा, इसका होगा कार्यक्रम। जनता मैदान में अंतिम कार्यक्रम है, स्वागत संबर्धना, और वहाँ जनता मैदान में कार्यक्रम ये होगा। सर सारे उड़ीसा से लोग आएंगे? सारा उड़ीसा से आएंगे। 147 विधानसभा से वो दिन सबको बुला रहे हैं। 2 लोग कम आएंगे लेकिन पास वाला ज्यादा आएंगे, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन होगा। सर एक मैसिव सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जाएगा ये? मैसिव सेलिब्रेशन, जितना सब लोग का उत्साह है वो जरूर अच्छा बनेगा। और सर कौन कौन रहेंगे? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह को भी न्योता दिया गया, कौन कौन रहेंगे वो बताएं। प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, केंद्र मंत्री हमारा उड़ीसा का तीनों रहेंगे और जितना अभी तक है, और ऑल मिनिस्टर रहेंगे, और जिसका जिसका नाम पीएम से आएगा वो रहेंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिश्नोई गिरोह के हथियार सप्लायर मनोज साल्वी की गिरफ्तारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर IN घसूरा के मुताबिक 2022 में गुजरात STS ने एक आरोपी को विदेशी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में ये खुलासा हुआ कि इन हथियारों की आपूर्ति मनोज साल्वी नामक एक शख्स ने की थी। इसके बाद ST ने साल्वी को वांटेड घोषित कर दिया था। मनोज साल्वी का नाम अब तक कई संगीन मामलों से जुड़ चुका है, जिसमें हाल ही में हुई सुखदेव सिंह गोगामेडी की हाई प्रोफेशनल हत्या भी शामिल है। उसकी मुख्य भूमिका बिश्नोई गिरोह के लिए हथियार पहुंचाने के लिए थी। उसने सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए निर्देश मिले थे कि हथियार कहां से इकट्ठा करने हैं और कहां पहुंचाने हैं। मनोज साल्वी पर डकैती, हथियार तस्करी समेत 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। हाल ही में उसने राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। 2022 में गुजरात ATS ने एक रूपालाल सोलंकी को एक विदेशी वेपन के साथ अरेस्ट किया था, जिसकी पूछपरछ में ये सामने आया था कि उसको जो वेपन है वो मनोज साल्वी ने उसको पहुंचाया था। उस केस के अंदर ATS ने मनोज साल्वी को वांटेड बताया था। उसके बाद मनोज साल्वी उसके अलावा दूसरे कई केसों में जेल में जा चुका है, पकड़ा जा चुका है। जो बड़ा केस था वो करनी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामड़ी, उसकी हत्या के अंदर भी इसको NIA ने गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का जो रोल है वो वेपन को डिलीवर करने का रोल है। आरोपी को बिश्नोई गैंग के द्वारा अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया ऐप से उसको जुदी जुदी जगह बताई जाती है, जहां से वो वेपन कलेक्ट करके उसको जो जगह बताते हैं वहां पे उसका पहुंचाने का काम है। उसके खिलाफ 10 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं और मुकदमों में उसके खिलाफ लूट, हथियारों की तस्करी वगैरह केस में उसको अरेस्ट भी किया जा चुका है। सर उसको कहां से गिरफ्तार किया? अभी मनोज साल्वी को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जाति जनगणना पर भाजपा नेता CT रवि का बयान। बेंगलुरु से जाति जनगणना को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। भाजपा नेता TC रवि ने कहा कि भाजपा सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच है कि हर व्यक्ति का सम्मान, अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। इससे विपरीत कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर ऐसी कोई मानसिकता नहीं है जो सभी को न्याय दिलाने की दिशा में गंभीर है। CT रवि ने बताया कि जब कांग्रेस देश में मजबूत थी तब OBC वर्गों का आरक्षण से वंचित रखा गया, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई, राजनीतिक सोच में बदलाव आया और OBC वर्गों को न्याय मिलना शुरू हुआ। भाजपा सोशल जस्टिस
के कमिटमेंट में की बद्धता है भाजपा को। हम लोग हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में है। हम सामाजिक न्याय देंगे, सबको न्याय मिलना, उसके लिए भाजपा है। कांग्रेस के अंदर सबको न्याय देने का मेंटालिटी पहले से नहीं है। कौन मिसलाती को, रिजर्वेशन को विरोध किया? अपना पहला प्रधानमंत्री उन्हें चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा सभी को रिजर्वेशन के खिलाफ। 1990 तक ओबीसी रिजर्वेशन देश में नहीं था, 1990 तक नहीं था। काका कालेलकर रिपोर्ट वो भी एग्जीक्यूट नहीं किया। बाद में मंडल कमीशन का रिपोर्ट, इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, एग्जीक्यूट नहीं किया, अनुष्ठान किया नहीं। कब किया? कब कांग्रेस देश में दुर्बल हो गया, उसके बाद राजनीति बदल गया, राजनीति का सोच बदल गया। उसके बाद दुर्बल वर्गों को, ओबीसी को न्याय मिला। कब तक देश में कांग्रेस मजबूत थी, अब तक ओबीसी को मिसलाती रिजर्वेशन नहीं दिया। कमजोर होने के बाद राजनीति का सोच बदल गया। अभी क्या बोलता है कांग्रेस? कांग्रेस केवल बोलता है, करते नहीं। करते हैं तो 90 तक क्यों ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया? उसमें इच्छा शक्ति का दुर्बल है, कमिटमेंट दुर्बल है कांग्रेस के अंदर, उसके लिए दूसरों के ऊपर आरोप करता है। वक्त तो चला है दर्शकों, छोटी सी ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मीनल के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच